जब भी कभी किसी अच्छे प्रोडक्ट की डिस्कशन करनी होती है तो पहले ही बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत मजा आ रहा होता है। और इस प्रोडक्ट के अंदर जो पिछले कई सालों से 20% से ज्यादा का CAGR यानी कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट दे रहा है, तो फिर उसको बात करके मजा तो आना ही है। इस वीडियो के अंदर जानेंगे कौन सा है वो प्रोडक्ट और बहुत ब्रीफली मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा 10 पॉइंट्स के अंदर। वीडियो के एंड में डेमो भी है कि अगर आप उसको बाय करना चाहते हो तो आप इजीली समझ पाओ कि कैसे बाय करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं काफी हद तक श्योर हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इस प्रोडक्ट को बाय करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। इसमें फीचर्स ही ऐसे हैं और इसके रिटर्न ही ऐसे हैं कि कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल सुनने पर ही आपको समझ में आएगा कि ये बायेबल है या नहीं। प्रोडक्ट का नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, जिसको आप में से कुछ लोग N100 के नाम से भी जानते होंगे और बहुत सारे तो शायद जानते ही ना हो। तो ये N100 जो है ये वो ETF है जो बहुत टाइम से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। ये नैस्डैक को फॉलो करता है। नैस्डैक में 100 स्टॉक्स होते हैं और काफी हद तक इसके स्टॉक्स उसी से ही मिलते जुलते हैं। थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर रहता है क्योंकि अभी 97% जो इसमें स्टॉक्स हैं वो US इक्विटी के हैं और बाकी 3% इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पर मेजरली ये नैस्डैक 100 को ट्रैक करता है। आप इसको रेगुलरली जैसे आप शेयर्स बाय करते हो 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में, तो वैसे ही आप इसको खरीद सकते हो अपने डीमैट के थ्रू। लिक्विडिटी अच्छी है इसमें, बाय सेल कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो कभी भी आप बाय करते हो सेल करते हो खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। और क्योंकि इसकी वैल्यू रियल टाइम में ही चेंज होती है तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्राइस क्या चल रहा है इसका। उसमें भी कोई डिले नहीं होता जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि एक दिन बाद अपडेट होगा, ऐसा ETF के अंदर नहीं होता। अब इस सेकंड पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है। पहले मैं रीड कर रहा हूं और फिर एक एक वर्ड इसका हम ब्रेक करेंगे। टॉप 100 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल नॉन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द नैस्डैक स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन मार्केट कैप, ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ये कंसिडर ही नहीं करते, यानी कि बैंक्स और बैंक से रिलेटेड बिजनेसेस उसको ये कंसिडर ही नहीं करते। जबकि अगर आप निफ्टी में देखोगे तो हाईएस्ट वेटेज ही बैंकिंग और NBFC इन सब में होती है, लेकिन यहां पर N100 में बैंकिंग स्टॉक्स को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई है। और यही बनता है हमारा थर्ड पॉइंट कि ज्यादातर एलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में की गई है। अभी आप यहां देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी के अंदर 35% से भी ज्यादा का एलोकेशन है और उसके बाद है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स का कहीं नामो निशान भी नहीं दिखेगा। तो आप समझ सकते हो कि कहां पर इस फंड का फोकस है। टेक्नोलॉजी पे फोकस है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे फोकस है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आज की स्टेज में। इनफैक्ट बैंकिंग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी की इस लेवल की इंपॉर्टेंस है और इस ETF के अंदर वही नजर आ रहा है। और ये बहुत एप्ट सेक्टर है, लोकेशन में बोलूंगा, मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। अब जब हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करी ली है तो देख लेते हैं कि टॉप 10 स्टॉक्स इस ETF के अंदर कौन से हैं, और शायद इसको देखने के बाद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी क्या इस फंड की क्वालिटी है। टॉप मोस्ट स्टॉक है एप्पल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, फिर अमेजॉन, टेस्ला, फेसबुक, अल्फाबेट, गूगल, एनवीडिया, पेपाल, इंटेल, ये इसके टॉप 10 स्टॉक्स हैं। एलोकेशन आप सामने देख सकते हो। अब जब ऐसी एलोकेशन हो तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें साल में एक बारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, पर मंथली और क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इसका यह है कि इसकी 0.5% एक्सपेंस रेशो है। 0.5% एक्सपेंस रेशो किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बराबर है। इनफैक्ट हो सकता है बहुतों से कम ही हो। एक्सपेंस रेशो कम है और रिटर्न अभी आप देख ही लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये ETF की क्या क्वालिटी है। ध्यान यहां पर ये रखना है कि ये ETF भी पैसिवली मैनेज्ड होता है, यानी कि जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली इसमें एलोकेशन नहीं करता। जैसा मैंने बोला नैस्डैक 100 को ट्रैक करता है तो काफी हद तक एलोकेशन उसी से ही मिलती जुलती होती है। पर क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फंड है इसलिए 0.5% की एक्सपेंस रेशो बैठ रही है। अदरवाइज अगर ये डोमेस्टिक कंपनीज का फंड होता तो इसका एक्सपेंस रेशो और भी कम होता। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि STT जो सिक्योरिटीज बाय सेल करने पे लगता है वो ETF के लिए एप्लीकेबल नहीं होता।
तो अगर आप ETF को डायरेक्टली बाय और सेल करते हो डीमैट में, तो आपको वहां पर STT का बेनिफिट मिल जाता है जो डायरेक्टली शेयर्स खरीदने पर नहीं मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना, उससे थोड़ी हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट ये देखते हैं कि इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। रिटर्न से ही किसी भी ETF हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, पहचान तो उसी से ही होती है। रिटर्न्स देखते हैं। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 47% से भी ज्यादा, वो ठीक है क्योंकि कोरोना के बाद सबका ही बढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 2 इयर्स की अगर बात करें तो इसका रिटर्न आता है 35% का। लास्ट 3 इयर्स में 30% से भी ज्यादा का रिटर्न है। लास्ट 5 इयर्स 27% से ज्यादा के रिटर्न्स। आप देख रहे हो फंड की परफॉर्मेंस। लास्ट 10 इयर्स में अगर इसकी हम रिटर्न्स देखें तो 24.78% के रिटर्न्स है लास्ट 10 इयर्स में, और ये सारे एनुअलाइज रिटर्न है। ये CAGR है जो एक्चुअल में मिल रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और सिंस इंसेप्शन 25.06% का रिटर्न दिया है, और 2011 में शुरू हुआ है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते बहुत पुराना है। 10 साल पुराना फंड है और 10 साल बहुत एप्ट है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदने जाओगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स तो अभी अभी शुरू हुए हैं, तो 10 साल अगर किसी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक और बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारा जो फेज था लास्ट 10 इयर्स का, ये एक बुल फेज ही था। इसमें एक एक्चुअल बियर मार्केट आई नहीं है। तो बियर मार्केट के अंदर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती होगी, ये क्वेश्चन दिमाग में आना ही चाहिए। और इसी से ही बनता है हमारा 7 पॉइंट कि N100 के अंदर जो ड्रॉडाउन आता है वो बहुत लिमिटेड आता है। यानी कि जब मार्केट गिरती है तो N100 उसके कंपैरिजन में गिरता है पर कम। और इसका रीजन मैं आपको क्लियरली बताता हूं। जब मार्केट गिरती है, बियर मार्केट के फेज में होती है, तो लोग सेफ स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, किसी को भी किसी भी कंडीशन में सेफ ही लगेगा। तो जब भी कभी मार्केट गिरेगी, ये इसमें एक हेज की तरह काम करेगा कि लोग सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पैसे पार्क करने की कोशिश करेंगे, और वो ही इसके ड्रॉडाउन्स को लिमिट करता है। तो ये इसका बेस्ट पॉइंट है कि जब मार्केट गिरती है तो ये उतना नहीं गिरता, लेकिन जब चलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है फोरफ्रंट में, तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। और अभी आपने वो खुद ही देख लिया है। 8th पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। एज दे से पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगा निफ्टी के रिटर्न्स इन कंपैरिजन टू N100 के रिटर्न्स। तो वो जैसे ही आप देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की आउट परफॉर्मेंस N100 की रही है। तो अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो। इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल है कि N100 क्या कर रहा है। अब इससे पहले मैं आपको डेमो दिखाऊं कि इसको बाय कैसे करते हैं, बात कर लेते हैं 9 पॉइंट की कि मेरा व्यू पॉइंट इसके लिए क्या है। देखिए, व्यू पॉइंट मेरा इसमें बहुत सिंपल है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और जिन सेक्टर्स को इन्होंने एलोकेशन दी है, और जो सेक्टर लिए ही नहीं, बहुत बहुत एप्ट मैं बोलूंगा आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना अभी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। टेक्नोलॉजी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रोथ। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ETF के अंदर काफी दम नजर आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है, पर वही रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, जो भी आपकी रिस्क प्रोफाइल है, सेबी एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो तो एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको बताने के लिए, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज जरूर मिली होगी। अब इसको लेना है या नहीं लेना है वो आप कंसल्ट कर कर ही ले। इसकी सबसे खास बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स में हमें रिटर्न्स नहीं मिल पाते, वो इसमें मिलते हैं। 25% अगर सिंस इंसेप्शन इसमें रिटर्न्स है, और अगर हम थोड़ा कम भी मान ले कि चलो 20 तक ही मिलेगा, 22 तक मिलेगा, तो वो भी पैसिव इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बहुत अच्छा है। ETF के अंदर भी SIP की जा सकती है जैसी हम म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। तो वो अभी मैं डेमो में दिखा देता हूं आपको कि N100 बाय कैसे करते हैं, और अगर SIP लगानी है तो उसका ऑप्शन कहां आता है। मैं बात करूंगा जीरोधा के अंदर, क्योंकि मेरा अकाउंट वहां पे है। आप ये देख रहे हो, मैंने लॉगिन कर लिया इसके अंदर। यहां पर अब मैं टाइप करूंगा N100, तो ये NSE वाला आ जाएगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। N100 आप इसमें डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो, और अगर आप इसमें SIP करना चाहते हो तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है। ऑर्डर्स में जाकर आप जब स्वाइप करोगे SIPs का ऑप्शन दिखेगा। SIPs का ऑप्शन सिलेक्ट करके न्यू SIP पे टैप करते ही आपको ऑप्शन दिखेगा मंथली स्केड्यूल। आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप डेट डालकर डेट सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने बजे ये SIP आपकी एग्जीक्यूट हो जाए। तो हर महीने उसी डेट पर ये SIP एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास SIP करने का भी ऑप्शन है विद इन डीमैट। तो ये था मेरा फुल रिव्यू N100 मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड का। अगर आपको इसके अंदर वैल्यू लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। होपफुली आपको इससे क्लैरिटी मिली हो
कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही प्रोडक्ट नहीं है, और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हायर रिटर्न्स क्लॉक करे जा सकते हैं। ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती, नॉर्मल एसआईपी मोड से भी कर सकते हैं, और इसके अंदर लमसम इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन रहता है अगर कभी बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स मिले। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।